नमस्कार आप सभी को बिहार राज्य विशेष के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बिहार की अर्थव्यवस्था को देखने वाले हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वीडियो आपको मिलेगी ये 3 पार्ट में मिलेगी और तीनों पार्ट की अलग अलग पीडीएफ 3 में से 2 पार्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि एक पार्ट जो हमारा होगा जिसमें हम बिहार की अर्थव्यवस्था को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, तो उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। बाकी 2 पार्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें बिहार के बजट और बिहार की आर्थिक समीक्षा को हम कवर कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिल पाएगी। सबसे पहले पार्ट में आज हम बिहार की आर्थिक समीक्षा को देख रहे हैं, दूसरे पार्ट में हम बिहार के कंप्लीट बजट को देखेंगे और तीसरे पार्ट में बिहार की अर्थव्यवस्था के बेसिक को समझेंगे। कहने का मतलब है कि 3 पार्ट में ये चीज़ें आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। अब एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ से जो फैक्ट हैं उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। पीडीएफ मिलती है तो यदि आप उसका प्रिंट आउट करा सकें तो प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रिंट आउट कराने के बाद मार्किंग कर लीजिएगा जो फैक्ट हैं, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे और ये शनिवार को मिलेंगे। इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन होगा ये शनिवार को सेशन होगा, इसके लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा। पूरे फैक्ट आर्थिक समीक्षा के यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार की अर्थव्यवस्था की। आप जानते हैं बिहार आर्थिक रूप से भारत के आर्थिक रूप से यदि देखें तो भारत के पिछड़े राज्यों में शुमार है, जहाँ के रोजगार का प्रमुख स्रोत कृषि है। बिहार में औद्योगिक विकास की जब हम बात करते हैं तो बहुत पिछड़ी स्थिति में देखने को मिलता है, और इसी के कारण बिहार के जो अधिकांश युवा हैं वो रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली आदि में पलायन को मजबूर होते हैं। हालांकि बिहार ने पिछले 10 वर्षों में आर्थिक समृद्धि और विकास की नई इबादत लिखी है, लेकिन अभी भी प्रवासन जो है मजदूरों का वो रुका नहीं है। इस अध्याय में हम बिहार की आर्थिक स्थिति को समझेंगे, आर्थिक समीक्षा को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2023-24 की यहाँ पे बात हो रही है। आपको पता है फरवरी माह में ये बजट और आर्थिक समीक्षा का जो कार्य है प्रारंभ हो जाता है। फरवरी 2024 में बिहार के वित्त मंत्री थे सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी ने बिहार राज्य सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 इन्होंने प्रस्तुत किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विगत 10 वर्षों में बिहार की आर्थिक समृद्धि ने बिहार के सामान्य नागरिकों के सामाजिक आर्थिक स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विगत 10 वर्षों में बिहार की आर्थिक विकास की दर भारत के सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों की बराबरी कर रही है। बिहार के आर्थिक विकास की दर पिछले 2 वर्षों में लगभग 10% के करीब रही है, जो ये दर्शाता है कि बिहार अब बीमारू राज्य नहीं है बल्कि समृद्ध राज्य बनने की तरफ अग्रसर है। अब यहाँ पे एक आंकड़ा दिया है सरकारी व्यय का प्रतिशत विवरण। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। क्या दिया गया? सरकारी व्यय का प्रतिशत विवरण की वजह से जो सरकारी व्यय किया जा रहा है 2018-19 से लेकर 2023-24 तक बजट अनुमान तक दिया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार से सरकारी सेवाओं में या सरकारी व्यय किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि सबसे ज़्यादा जो व्यय हो रहा है वो सामाजिक सेवाओं पे हो रहा है, और सामाजिक सेवाओं पे जो व्यय है वो लगातार 30% से ऊपर देखने को ही मिला है। और इस वर्ष का जो बजट अनुमान है वो बताता है कि 35.9%, ठीक है, 35.9% इस वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, 2023-24 में जो बजट ये था वो 35.9% था, और 18-19 में 37.7, 19-20 में 39.9, 21-22 में 38.5, 21-22 के बाद 20-21 में 38.5, 21-22 में 39.5। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है कि वर्ष 2023-24 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सामाजिक सेवाओं में 35.9%, दूसरा सामान्य सेवाओं में 26.7%, और तीसरा आर्थिक सेवाओं में 16.7%। कितना कितना है? सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो व्यय हो रहा है वो सामाजिक सेवाओं पे हो रहा है, और सामाजिक सेवाओं पे 2023-24 के आंकड़े की बात करें तो 39.9%।
दूसरा, सामान्य सेवाओं पे सबसे ज़्यादा व्यय हो रहा है, और सामान्य सेवाओं पे यदि हम बात करें तो 26.7%। और तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा है आर्थिक सेवाएं, और आर्थिक सेवाओं पर जो व्यय है वो है 16.7%। तो ये याद रखिएगा, पहला सामाजिक सेवाएं, दूसरा सामान्य सेवाएं, तीसरा आर्थिक सेवाएं। वही चीज़ें अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है उन्हीं आंकड़ों को, तो इस पर हमें नहीं जाना है, सेम चीज़ें। अब बात कर लेते हैं बिहार के अर्थव्यवस्था की स्थिति की। बिहार की अर्थव्यवस्था की जब हम स्थिति की बात करते हैं तो बताया गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको आप जीएसडीपी कहते हो, ये 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। कितना बढ़ने का अनुमान है? 15.5% बढ़ने का अनुमान। जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो ये 10.6% बढ़ने का अनुमान है, और बढ़कर बताया गया है कि 4.4 करोड़ अनुमानित है। तो दोनों आंकड़ा याद रखिएगा, एक कि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें 10.6%, और एक बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको याद रखना है 15.5। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत है। राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष से 13.9% से बढ़कर 59,637 रुपये होने का अनुमान। राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष से 13.9% बढ़कर 59,637 रुपये अनुमान है। मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के बाद वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 9% बढ़कर 35,119 रुपये होने का अनुमान है। तो ये दोनों डेटा याद रखना है, और इससे जुड़े हुए प्रश्न शनिवार को मैं कराऊंगा, तो इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके क्लियर हो जाएंगे। वर्ष 2022-23 में राज्य की आर्थिक गतिविधियों में अनुमानित तीव्र वृद्धि पिछले वर्षों में कोविड-19 महामारी के दौरान संकुचन से तेजी से उबर कर अर्थव्यवस्था के सही स्थिति आने के बाद की उपलब्धि है। वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार 22-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 60% रहना अनुमानित है। अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 60% रहने का अनुमानित है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 20% रहने का अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में क्रमशः 6.7%, 6.8% और 13% वृद्धि होने का अनुमान है। मतलब यहाँ भी सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हो रही है? तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और सबसे कम कहाँ देखने को मिल रही है? प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आगे जब हम बात करते हैं तो बिहार के विभिन्न क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा, तो सकल घरेलू उत्पाद में यदि हिस्से की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा है प्राथमिक क्षेत्र का 60%, द्वितीय क्षेत्र का 20% और तृतीय क्षेत्र का 20%। हालांकि स्थिति जो हमारी करंट स्थिति है उससे ज्ञात होता है कि राज्य में समग्र आर्थिक वृद्धि की दिशा मुख्यतः सेवा क्षेत्र के संकुचन या विस्तार द्वारा निर्धारित होती है। इस क्षेत्र में साल दर साल हुई वृद्धि खासकर गत 5 वर्षों में अन्य 2 क्षेत्रों से अधिक अस्थिर रही है। इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन में हुआ बदलाव क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के कारण हो सकता है, जिसके लिए लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही की ज़रूरत होती है, जो महामारी के दौरान बाधित रही थी। आगे इसी में देखने को मिल रहा है कि बिहार और संपूर्ण भारत दोनों में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम हिस्सा रहा है। क्या दिया गया है? बिहार और संपूर्ण भारत में दोनों में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम हिस्सा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र
रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, लेकिन सकल मूल्यवर्धन में इसका हिस्सा न्यूनतम है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगार दाता बना हुआ है। बिहार में वर्ष 21-22 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 20.7% हिस्सा था, जबकि कुल कार्य शक्ति का 47.8% हिस्सा इसी क्षेत्र में लगा था। वहीं बिहार में वर्ष 21-22 में द्वितीय क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में 20.7% और रोजगार में 25.9% हिस्सा था, लेकिन वर्ष 21-22 में राज्य में तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में 58.6% हिस्सा था, जबकि रोजगार में 26.3% हिस्सा था। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में एक साल से दूसरे साल में हुए परिवर्तन के रूप में मापी जाने वाली मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी और इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5% और शहरी क्षेत्रों में 5.6% थी। तो मुद्रास्फीति के बारे में भी आपने देख लिया। अगला फैक्ट है, राज्य में आर्थिक गतिविधियों में गत दशक के दौरान काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद द्वारा अनुमानित प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य में जिलों के बीच काफ़ी अंतर है। बिहार सरकार के आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ाने का अनवरत प्रयास किया है और अपने राजकोषीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन से कई विकासमूलक लक्ष्य भी हासिल किए हैं। अब देखो, ये इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, बजट है, आर्थिक समीक्षा है। यदि नहीं समझ में आता, परेशान नहीं होना, जब प्रश्न हम देखेंगे ना तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र दिए हैं और सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा और रोजगार में इनके हिस्से की बात की गई। जैसे कृषि, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य खेत की बात करें तो संपूर्ण भारत में यदि हम बात करें तो सबसे पहले सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा इनका है 15.58%। बिहार में सकल मूल्यवर्धन में इनका हिस्सा है 20.56%, लेकिन बिहार में इनका रोजगार में हिस्सा है 47.64% और संपूर्ण भारत में रोजगार में इनका हिस्सा है 45.46%। मतलब ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र की जब आपने बात किया तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के ये फैक्ट आप देख रहे हैं और दोनों को यदि हम जोड़ दें तो आपको देखने को मिलता है कि प्राथमिक, जैसे खनन और उत्खनन को भी इसी में जोड़ दें तो आपको देखने को मिलता है कि प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है, रोजगार में जो हिस्सा है बिहार में 47.77%, संपूर्ण भारत में 45.79% और यदि सकल मूल्यवर्धन में इसके हिस्से की बात की जाए तो 20.67% और संपूर्ण भारत में 17.83% हिस्सा देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात आती है द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र से पहले विनिर्माण की बात आती है। विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण हो गया, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी जो सेवाएं आती हैं वो इसी में आ गई। और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि बिहार में सकल मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का जो हिस्सा है वो है 20.72% और संपूर्ण भारत में इसका जो हिस्सा है वो 29.19% है। रोजगार में हिस्से की बात करें तो बिहार में रोजगार में 25.94% का ये द्वितीय क्षेत्र योगदान देता है और संपूर्ण भारत में 24.55% ये योगदान देता है रोजगार में। इसके बाद बात आती है तृतीय क्षेत्र की। आइए तृतीय क्षेत्र को देख लेते हैं। अब जैसे तृतीय क्षेत्र में आता क्या है, तृतीय क्षेत्र में जैसे व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं, वित्तीय, स्थावर संपदा एवं पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं। अब तृतीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो सकल मूल्यवर्धन में
इसका जो हिस्सा है बिहार में वो है 58.32%। सकल मूल्य वर्धन में पूरे भारत में इस क्षेत्र का जो हिस्सा है वो है 53.33%। रोजगार में यदि हम बात करें, रोजगार में ये कब का आंकड़ा है, ये आंकड़ा ये चार जो दिए गए हैं ये आंकड़े हैं वर्ष 2017-18, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो आंकड़ा है ये वर्ष 2021-22 का है। तो 21-22 में यदि हम देखें 21-22 में तो सकल मूल्य वर्धन में इसका जो हिस्सा है वो है 58.60% बिहार में। संपूर्ण भारत में इस क्षेत्र का जो हिस्सा है वो है 52.98%, ठीक है। और वहीं रोजगार में इसका जो हिस्सा है बिहार में विशेष रूप से रोजगार देने में वो है 26.29%। संपूर्ण भारत में रोजगार में इसका हिस्सा है 29.66%। तो इससे पता क्या चला, इससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा रोजगार कौन दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो रोजगार दे रहा है वो सेक्टर आपका है प्राथमिक क्षेत्र बिहार के संदर्भ में, और संपूर्ण भारत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा रोजगार जो सेक्टर दे रहा है वो आपका है प्राथमिक क्षेत्र। दूसरे स्थान पे आपका आता है तृतीयक क्षेत्र, और तीसरे स्थान पे आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र। तो पहले प्राथमिक, तृतीयक और द्वितीयक, ये याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है बिहार की राजकीय वित्त व्यवस्था। राज्य सरकार का कुल व्यय गत वर्ष से 20.1% बढ़कर 2022-23 में 2,31,904 करोड़ रुपए हो गया है। तो पिछले वर्ष से इस वर्ष व्यय कितना बढ़ा है, 20.1%। इस वर्ष राज्य सरकार के कुल व्यय में स्थापना और कार्यान्वित व्यय का 54.7% और योजना व्यय का 45.3% हिस्सा था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% और पूंजीगत व्यय 20.7% था। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय 41.4% से बढ़कर 47,928 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं 2022-23 में राजस्व लेखों में गत वर्ष से 15.5% बढ़कर 1,83,976 करोड़ हो गया। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर खर्च हुआ है, यह भी आपने देखा था। और 2022-23 में इस पर जो खर्च था वो था 48%, ठीक है। इस मद में व्यय 22-23 में गत वर्ष से 16.1% बढ़कर 88,348 करोड़ रुपए पहुंच गया था। वर्ष 22-23 में राज्य सरकार ने आर्थिक सेवाओं पर 39,598 करोड़ रुपए और सामाजिक सेवाओं पर 56,029 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन दोनों श्रेणी में व्यय में जो वृद्धि हुई है क्रमशः 15.9% और 14.5% हुई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2000, यहाँ से हमें देखना है, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय 1,72,688 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 48,325 करोड़ रुपए था। वहीं 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल उधार 48,284 करोड़ था, जो मुख्यतः पूंजीगत व्यय के बड़े स्तर के वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त हुआ था। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी से 2,93,307 करोड़ रुपए इतनी देनदारी इनकी थी। कब? वर्ष 2022-23 में। राज्य सरकार ने 22-23 में अपना 14,351 करोड़ रुपए का लोक ऋण जो है वो चुकाया था
और 15,184 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान किया था। तो कितना ऋण चुकाया है 22-23 में? 14,351 करोड़ रुपए का लोक ऋण बिहार सरकार ने चुकाया है। राजस्व लेखे में प्राप्ति के दो मुख्य घटक कर और सहायता अनुदान हैं, जिनका 2022-23 में क्रमशः 80.8% और 16.8% हिस्सा था। कुल प्राप्ति में करेत्तर राजस्व का हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा था। ठीक है। राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति 2022-23 में 48,153 करोड़ थी। इसमें से 44,000 करोड़ रुपए कर राजस्व था और 4,135 करोड़ रुपए करेत्तर राजस्व था। राज्य सरकार द्वारा 2022-23 में संग्रहित कुल 44,018 करोड़ रुपए के कुल कर राजस्व में 23,243 करोड़ रुपए का संग्रहण राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में हुआ। राज्य सरकार द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, राज्य सरकार द्वारा वेतन और पेंशन पर कुल व्यय 9.9% बढ़कर 2022-23 में 47,924 करोड़ हो गया है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का वेतन व्यय 24,816 करोड़ तथा पेंशन व्यय 23,108 करोड़ रुपए था। तो ये भी याद रखना है कि 22-23 में राज्य सरकार का वेतन व्यय कितना था? 24,816 और पेंशन व्यय कितना था? 23,108 करोड़। ये व्यय 2022-23 में राज्य सरकार के राजस्व लेखों में कुल प्राप्ति के 27.8% और राजस्व व्यय के 26% थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है पेंशन और वेतन वाला, इसको याद रखने की जरूरत है। आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 22-23 में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का समग्र वितरण विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है, जिसका फोकस राज्य की आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक बिहार के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों ने सकल राजस्व मूल्यवर्धन में औसतन लगभग 20% का योगदान किया। इसी अवधि में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9% और उसके बाद पशुधन का 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि का 1.8% तथा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का 1.6% योगदान था। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की बात की जा रही है। बोला जा रहा 18-19 से 2022-23 तक बिहार के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औसतन लगभग 20% का योगदान किया। किसने? कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र ने। इसी अवधि में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का 9.9% और उसके बाद पशुधन का 6.6%, जल कृषि और मत्स्यन का 1.8%, वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का 1.6% योगदान था। तो इस 20% को यहाँ पे तोड़ के दिखा दिया कि अलग अलग क्षेत्र का कितना योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं तो बताया गया है जलवायु संबंधी प्रतिकूल स्थितियों पर काबू पाने में बिहार की अनुकूलनशीलता और इसके प्रभावी खाद्यान्न उत्पादन से स्पष्ट है, जो कि 2022-23 में 19,736,000 टन था। वर्ष 22-23 में राज्य का ईख उत्पादन 214.76 लाख टन था और औसत उपज 98.73 टन प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 22-23 में बीज उत्पादन, वितरण और किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लगभग 1,275.62 लाख रुपए वितरित किए गए। आगे बता रहा है, ज्ञातव्य है कि मार्च 2023 तक बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा कुल 37.3 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई और 25.4 हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी। हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पानी उपलब्ध कराने के लिए यह राज्य सरकार की एक अग्रणी पहल है,
जिसका लक्ष्य असिंचित गांवों में सिंचाई उपलब्ध कराना है। वर्ष 23-24 में इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटन था। ये आपको याद रखना है कि जो समाप्त हुआ वित्तीय वर्ष वहाँ पे 200 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया था। तो यही फैक्ट तो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वर्ष 2022-23 में अंडों का कुल उत्पादन 327.43 करोड़ टन था, जबकि मछली का 8.46 लाख टन था। राज्य में जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के तहत 2023-24 में 292.38 लाख रुपए क्रणांकित किए गए। राज्य में ऊर्जा की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 2018-19 में 72.671 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2022-23 में ये हो गया 378.094 करोड़ यूनिट। बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मतलब 18-19 का जो आंकड़ा है उससे लगभग 5 गुना, आप कह सकते हो 5 गुना वृद्धि देखने को मिली है कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की खपत में। वर्ष 2022-23 में गंगा के किनारे के आसपास जैविक खेती का संकुल स्थापित करने के लिए जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 3,965.67 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा आकस्मिक फसल योजना के तहत क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 22-23 में 2,177.51 लाख रुपए के व्यय से लगभग 3,31,265 किसानों को मुफ्त में वैकल्पिक फसलों के बीज दिए गए। अगला आता है चुनिंदा फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलेवार रुझान। आइए देख लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, सबको पता है। यहाँ मुख्यतः चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, ईख जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। चावल की बात करें तो चावल बिहार की एक मुख्य फसल है। वर्ष 22-23 में राज्य के कुल चावल उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर का संयुक्त रूप से 25.2% हिस्सा था। मतलब चावल का जो उत्पादन बिहार में हो रहा है उसकी जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, इनका जो है चावल उत्पादन में संयुक्त रूप से 25.2% हिस्सा रहा है। चावल की सर्वोच्च उत्पादकता जो है ये रोहतास में दर्ज की गई है, जो कि 4,717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। तो सर्वोच्च उत्पादकता कहाँ दर्ज की गई? सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास में दर्ज की गई है और जो 4,717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। इसी तरह सबसे कम उत्पादकता की बात करते हैं तो 1,601 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई और ये मधुबनी में दर्ज की गई। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता रोहतास, सबसे कम उत्पादकता मधुबनी में दर्ज की गई। गेहूं की बात करें तो गेहूं बिहार की रबी फसल है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता खगड़िया 3,960 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा सबसे कम उत्पादकता जमुई में 1,980 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई। ठीक है, तो चावल और गेहूं के आंकड़े हमें पता चल गए। अब बात आती है मक्का की। मक्का के संदर्भ में अररिया जिले में सर्वाधिक उत्पादकता 9,872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई। पहले स्थान पर अररिया, दूसरे स्थान पर कटिहार जहां पे ये 7.82 लाख टन रहा। तीसरे स्थान पे पूर्णिया जहाँ पे ये 4.63 लाख टन रहा और चौथे स्थान पे खगड़िया जहाँ पे ये 3.35 लाख टन रहा। तो मक्के की जो उत्पादकता है, मक्के का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? अररिया में। और सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ है? वो भी अररिया में है। तो उत्पादन और उत्पादकता दोनों के मामले में अररिया टॉप पे रहा। अब बात आती है दलहन की। दलहन की दृष्टि से यदि हम देखें तो बिहार के शीर्ष जिले उत्पादन की दृष्टि से पटना में 0.61 लाख टन दलहन का उत्पादन किया गया। दूसरे स्थान पर औरंगाबाद जहाँ पे ये 0.28 लाख टन और तीसरे स्थान पे नालंदा जहाँ पे 0.28 लाख टन रहा। दलहन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादकता वाले जो जिले रहे
वो रहा आपका बेगूसराय, जहाँ पे ये 1324 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा। दूसरा रहा नालंदा, जहाँ पे 1283 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा। और तीसरा रहा सिवान, जहाँ पे 1280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं तो ईख के बारे में बात हो रही। ईख बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। यह राज्य में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल तथा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराती है। ज्ञातव्य है कि गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार राज्य में ईख का उत्पादन 22-23 में, यदि हम बात करें 22-23 में, तो 214.76 लाख टन था, जबकि औसत उपज 98.73 टन प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 22-23 में ईख उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ 3 जिले थे आपके पश्चिम चंपारण, दूसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पे गोपालगंज। राज्य के कुल ईख उत्पादन का लगभग 64.54% सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी चंपारण से आता है। तो पश्चिमी चंपारण इसमें बहुत अग्रणी है। ठीक है, दूसरे स्थान पे आता है पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पे गोपालगंज। बिहार में बागवानी की जब बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि बिहार का बागवानी क्षेत्र तेजी से विस्तारित हो रहा है। विदित हो कि राज्य की अनुकूल कृषि जलवायु स्थितियां और गंगा के मैदानी भाग की उर्वर मिट्टी इसे सब्जियों, फूल, मसाले, बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त बना देती है। अब यहाँ पे यदि हम देखें बागवानी में सबसे पहले फलों की बात होती है। फलों में यदि हम देखें तो बिहार में फल उत्पादन कितना है? 52.39 लाख टन। केले का उत्पादन 20.04 लाख टन। आम का उत्पादन 17.56 लाख टन। अमरूद का उत्पादन 4.36 लाख टन। लीची का उत्पादन 3.09 लाख टन। बिहार के शीर्ष केला उत्पादन जिले मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरनगर। बिहार के अमरूद उत्पादक शीर्ष जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। बिहार में लीची उत्पादन में शीर्ष जिले मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली। ठीक है, बिहार में आम उत्पादक 3 जिले दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद बात आती है बिहार में उद्योगों की स्थिति। बिहार में उद्योगों की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा वर्ष 2019-20 से 23-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश के कुल 1934 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 1689 को प्रथम चरण की अनापत्ति मतलब एनओसी प्राप्त हो गई है और निवेश की जो कुल प्रस्तावित रकम है वो 53,607.27 करोड़ रुपए है। ज्ञातव्य है कि 4,712.97 करोड़ रुपए के कुल निवेश से 39.7% खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए है। वहीं एथेनॉल उद्योग में देखें तो एथेनॉल उत्पादन की 6 इकाइयों में 686.74 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विदित हो कि बियाडा ने 30 सितंबर 2023 तक कुल 7,347.53 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया और 711 शेड बनाए। ये उतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है उसकी हम बात कर रहे हैं, उस फैक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के अंतर्गत राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम क्रियान्वयन कर रही है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के बीच सामान्य विनिर्माण को 2022-23 में 1,585.67 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, जो 21-22 से 26 गुना अधिक है। सामान्य विनिर्माण में 22-23 में 6,103 लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ, जो 21-22 से 9 गुना अधिक है। अब इसमें कुछ फैक्ट और दिए गए हैं। जैसे राज्य सरकार ने 22-23 में स्टार्टअप पर 9.75 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं 23-24 में अभी तक 62 स्टार्टअप को आरंभिक कोष की पहली किस्त के रूप में 2.78 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। विभिन्न उद्यमी, चाहे वो अजा वर्ग, अजजा, अति पिछड़ा वर्ग, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, उभयलिंगी उद्यमी, इन योजनाओं के तहत 22-23 में राज्य सरकार ने
1549.57 लाख रुपए वितरित किए हैं, जो कि 21-22 से 9 गुना अधिक है। वर्ष 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए हैं। कितना? 254.17 लाख। राज्य सरकार ने पर्यटन के लिए बजट आवंटन 2018-19 के 84.6 करोड़ से बढ़ाकर 22-23 में 490 करोड़ कर दिया है। तो पर्यटन के लिए बजट आवंटन बढ़ा है, ठीक है, जो कि 5.8 गुना वृद्धि दर्शाती है। 22-23 में चीनी उत्पादन 21-22 के 45.6 लाख कुंटल से बढ़कर 62.7 लाख कुंटल हो गया है। चीनी मिलों में एथेनॉल उत्पादन 2020-21 के 57,575 किलो लीटर से बढ़कर ये हो गया है 1,11,624 किलो लीटर। इसी प्रकार बिजली उत्पादन भी इस अवधि में 40% बढ़ गई है। आगे दिया है कि सहकारी समितियों की जो 2022-23 में सहकारी समितियों की जो संख्या थी वो 21-22 की अपेक्षा 6% बढ़ गई है। वर्ष 22-23 में दूध का औसत दैनिक संग्रहण 1,662,000 किलोग्राम हो गया है, जो कि 21-22 से 35.3% अधिक है। अगस्त 2023 तक औसत दूध संग्रहण 2,148.60 किलोग्राम था। अब बात आती है बिहार में श्रम एवं रोजगार की। तो आपको बताता चलूँ, सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% थी। वहीं राज्य में श्रमिकों की जनसंख्या अनुपात 48.7% था। वर्ष 22-23 में 142.6 हजार मजदूर बोर्ड के साथ निबंधित हुए और 162.2 हजार मजदूरों को लाभ मिला। वर्ष 2022-23 में विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 664.69 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें से 129.36 करोड़ रुपए का उपयोग मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया। वर्ष 22-23-24 में बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,461 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दिए। वहीं 2019-20 से 2023-24 तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने कुल 43,775 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिए। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब बिहार की भौतिक अवसंरचना के बारे में हम बात कर लेते हैं। बिहार की भौतिक अवसंरचना के बारे में, बिहार की जब भौतिक अवसंरचना के बारे में आप देखते हो, बिहार की भौतिक अवसंरचना के बारे में आप जब देखते हो तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो हमें देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं और ये फैक्ट कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको समग्रता से हमें देखना है। सबसे पहले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निर्माण क्षेत्र 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 के 27,000 करोड़ रुपए से 1.5 गुना बढ़कर 22-23 में 40.9 हजार करोड़ रुपए हो गया। वहीं परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, जो 2011-12 के 17.5 हजार करोड़ रुपए से 2022-23 में 46.7 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया। निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार और होटल क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से 37% हिस्सा है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका 27% हिस्सा है। तो याद रखिएगा, निर्माण, परिवहन, संचार और व्यापार, इनका बिहार की अर्थव्यवस्था में 37% और भारत की अर्थव्यवस्था में 27% हिस्सा देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने 2005 से 24 की अवधि में ग्रामीण पथ नेटवर्क सहित सड़कों और पुलों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और सर्वाधिक 21,567 करोड़ रुपए का निवेश 2015-20 की अवधि में सड़कों के निर्माण के लिए किया गया। परिवहन, मोटर वाहन के सर्वाधिक निबंधन के लिहाज से उत्तर प्रदेश 2.76 लाख, महाराष्ट्र 1.88 लाख के बाद बिहार 1.25 लाख का ही स्थान आता है, मतलब बिहार तीसरे स्थान पर आता है।
राज्य सरकार द्वारा वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन नीति 2019, विद्युत वाहन नीति 2023, वाहन स्क्रैपिंग नीति और अन्य नीतियां अपनाई हैं और प्रदूषण नियंत्रणाधीन संबंधी मानकों को सख्ती से लागू किया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ अन्य आयाम हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे साइबर अपराधियों द्वारा पेश बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने 44 साइबर पुलिस थाने स्वीकृत किए हैं और सभी जून 2023 से चालू हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आपूर्ति के घंटे और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता बढ़ जाने से ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक में 145.5% बढ़कर 2011-12 के 134 किलोवाट प्रति आवर के अनुपात में अब 329 किलोवाट प्रति आवर हो गई है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको पता होने चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए 21-22 से वितरण कंपनियों के लिए हर साल 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। ऊर्जा की कमी क्रमशः घटते हुए 2017 में -330 करोड़ यूनिट की कमी से वर्ष 2022-23 में 403.4 करोड़ यूनिट अधिशेष में बदल गई, मतलब ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है। 21-22 में लगभग 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आई और 69% ताप विद्युत से आई है। बिहार में सितंबर 2023 तक 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए हैं और 1,894.9 हजार ऋण संपर्कों के जरिए कुल 34,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित किया गया है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1,65,143 परिवारों को आमदनी वाले कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया। परिसंपत्ति निर्माण के लिए 22-23 में 1,52,830 परिवारों को आजीविका निवेश कोष के तहत 2 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए। वर्ष 22-23 में राज्य के 38 जिलों में गत वर्ष के 189 लाख की तुलना में 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए। सभी परिवारों में से 18% को जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए। सभी जॉब कार्ड वाले 34.8% गरीब परिवारों ने 22-23 में रोजगार की मांग की। वर्ष 21-22 में और 22-23 के बीच सृजित रोजगार की संख्या 954.3 लाख व्यक्ति दिवस से 2,365.7 लाख व्यक्ति दिवस हो गई है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। आगे इसी में हम बात करते हैं तो बात आती है वर्ष 2022-23 के 6वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित अनुदान से राज्य योजना के शीर्ष के, इसमें ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर पंचायत के 4 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लगाने की योजना जो शुरू की गई, इसको लेकर के 247.13 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नालियां पक्कीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद आ जाता है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइन योजना के तहत 38 जिलों के 2,301 पंचायतों के 9,075 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए, जिनकी कुल क्षमता 84,874 है। ग्राम कचहरियों में 21-22 से 23-24 के बीच दर्ज हुए कुल 83,657 मामलों में से 69,725 निष्पादित किए गए। वहीं दर्ज 71,160 आपराधिक मामलों में से 62,111 निष्पादित किए गए। इसका अर्थ हुआ कि इन वर्षों में दर्ज कुल मामलों में से 82.2% मामले निष्पादित किए जा चुके हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, इसको भी हमें ध्यान से देखना है। इसके साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट हैं जिस पर हमें फोकस करना है, जैसे नगर विकास एवं आवास विकास का बजट आवंटन 2018-19 से 2021-20 के बीच लगभग तिगुना हो गया है और यह 5,786.59 करोड़ पहुंच चुका है।
इसके साथ साथ अब जो अन्य फैक्ट हैं, ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, पीडीएफ मिलेगी देख लीजिएगा, लेकिन जो फैक्ट हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, उन फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो अभी 1 से 2 इस पेज में 1 से 2 प्रमुख फैक्ट हैं, उसकी हम बात करेंगे। जैसे बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात CD रेशियो में हाल के वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है, जो 31 मार्च 2022 के 53% से बढ़कर 31 मार्च 2023 को 55% हो गया। मतलब बैंक से जो लोग ऋण ले रहे हैं अब वो चुका भी रहे हैं। राज्य में बैंकों द्वारा कुल बकाया ऋण के प्रतिशत में अनिष्पादित परिसंपत्तियों NPA का आकार हाल के वर्षों में लगातार घटा है। यह 2021-22 में 11.3% था, जो 22-23 में 9.3% रह गया है। बिहार में बैंकों की कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियाँ 21-22 में 23,870 करोड़ रुपए थी, जो 22-23 में 22,944 करोड़ रह गई हैं। बिहार में 2005-06 में 22-23 के बीच सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय 13.3 गुना बढ़ा है, स्वास्थ्य पर व्यय 11 गुना अधिक बढ़ा है, शिक्षा पर व्यय 10 गुना बढ़ा है। इस अवधि में राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2005-06 में 31.9% से 9.4% बढ़कर 41.3% हो गया है। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में काफ़ी बदलाव हुआ है, जो 2010-14 के 68.1 वर्ष की तुलना में 1.4 वर्ष बढ़कर अब 69.5% हो गई। तो जन्म के समय जो जीवन संभाव्यता है उसमें भी सुधार बिहार में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 से राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के बीच भारत में संस्थागत प्रसरों के हिस्से में 49.9% अंकों की वृद्धि हुई है, जो 38.7% से 88.6% पहुँच गया है। लेकिन इस दौरान बिहार में संस्थागत प्रसव में 56.3% अंकों की वृद्धि हुई है, जो 2005-06 के 19.9% से 76% पहुंच गया। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट दिए गए हैं जिस पे आपको उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अनुमानित हैं, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। जैसे वर्ष 2021 के लिए अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष उम्र की समूह की आबादी का जो प्रतिशत है वो 33% और 0 से 6 वर्ष उम्र आबादी का जो प्रतिशत है वो 11% हिस्सा था। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिले। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर यदि हम बात करें तो 2021-22 के संदर्भ में सबसे समृद्ध जिला है पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। सबसे गरीब जिला है शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। तो एक एक याद रख लीजिए, सबसे समृद्ध पटना, सबसे गरीब शिवहर। वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत के मामले में 22-23 का ये आंकड़ा है। तो सबसे ज़्यादा प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत में देखें तो पटना में सबसे ज़्यादा है पेट्रोल की खपत, और सबसे कम कहाँ है? बांका में। प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा पटना में, सबसे कम शिवहर में। तो ये फैक्ट हैं, ये पूछे जाएंगे, पहली बार इस तरह से फैक्ट दिए गए हैं। वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत के मामले में पटना टॉप पे है और सबसे कम क्या है? अररिया है। ठीक है, इसके बाद और हम देख लेते हैं तो राज्य में राजस्व लेखों में प्राप्ति के घटक, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्यय पैटर्न आपने देख ही लिया। ठीक है, तो इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे अब जो आपको याद रखना है, कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जितना अभी तक देखा उसके यदि हम सार की बात करें, उसकी समीक्षा की बात करें तो कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे हम बात कर रहे हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं और 2023
2024 के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है कि वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की मौद्रिक व्यक्ति आय तो बिहार की मौद्रिक व्यक्ति की आय की बात करें तो 69,637 रुपये है। ठीक है। वर्ष 22-23 में यदि हम बात करें तो राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है 35,119 रुपये। ये भी हमने देखा था। वर्ष 22-23 की यदि हम बात करें तो भारत में मौद्रिक तथा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो भारत में यदि हम बात करें तो भारत में ये है 1,72,276 रुपये और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है 98,374 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये भी भारत से पीछे है। वर्ष 21-22 में प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल मूल्यवर्धन में जोड़ा गया बिहार का जो हिस्सा था वो था 20.7%। इसी समय भारत में ये था 17.8%। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल मूल्यवर्धन में जोड़ा गया हिस्सा बिहार में कितना था, 20.7% और संपूर्ण भारत में कितना था, 17.8%। प्राथमिक क्षेत्र का बिहार में कुल कार्य शक्ति में कितना हिस्सा है, तो हमने देखा था 47.8%। और इसी दौरान भारत में यदि हम प्राथमिक क्षेत्र में कुल कार्य शक्ति के हिस्से की बात करें तो यह है 45.8%। ठीक है। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि तृतीय क्षेत्र जो हमारा है इसका कुल सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा कितना था, तो हमने देखा था 58.6% बिहार के संदर्भ में। और हमने देखा था कि तृतीय क्षेत्र का बिहार के रोजगार में जो हिस्सा है वो है 26.3%। ठीक है। मूल्यवर्धन में 58.6% और रोजगार में 26.3%। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट और आपको याद रखना है। जैसे आपने देखा बिहार राज्य गुड़, एक हमने आपको फैक्ट दिखाया था अभी, बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन योजना, बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है? बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम जो गन्ना की खेती है उसको लाभप्रद बनाने की एक नई पहल है सरकार की। गुड़ उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने से क्या होगा कि जो चीनी उद्योग हैं इन पर बोझ जो है वो कम होगा और गन्ना की खेती के लिए मूल्यवर्धन की नई राह भी इससे खुलेगी। कार्यक्रम का जो लक्ष्य है गुड़ उत्पादन के लिए गन्ना जो प्रसंस्करण है, गन्ना के प्रसंस्करण से प्राप्त बेहतर प्रतिफल के जरिए गन्ना किसानों और निवेशकों की आय बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक चीनी उद्योगों पर बहुत बोझ है और इसके चलते उसका मूल्यवर्धन नहीं हो पा रहा है। अब गुड़ उद्योग लगेंगे तो उससे रोजगार भी सृजन होंगे। अब इसमें बोला गया है कि गुड़ उद्योग की स्थापना को लेकर के जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसमें जो व्यय रखा है सरकार ने वो 57.50 करोड़ रुपए का व्यय रखा है। और सरकार कह रही है कि नई गुड़ इकाइयों की स्थापना और निवेशकों को सब्सिडी देना, अन्य व्ययों की जो रकम है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इतना करोड़ रुपए नए जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे उनके लिए सहायता राशि दी जाएगी। बताया गया है कि वर्ष 2023 से 28 के दौरान विभिन्न क्षमता की 405 नई इकाइयों के लिए सब्सिडी के तौर पे 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नई बड़ी इकाइयों को ब्याज प्रतिपूर्ति पर भी 7.50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस योजना में और क्या है। इस योजना में है इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण देना। सरकार चाहती है 50 लाख रुपए के अनुमानित व्यय से गन्ना अनुसंधान संस्थान जो पूसा में है, यहाँ पे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मोतीपुर में, ठीक है, नए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।
किसानों और उद्यमियों के लिए प्रति वर्ष 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है ये प्रारंभ किए जाएंगे, जिसमें 50 लोगों के लिए 7 दिनों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें और भी है गन्ना रस विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना। गन्ना रस विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना, यहाँ पे क्या है 75 लाख रुपए के व्यय से गन्ना अनुसंधान संस्थान पूसा में नए गन्ना रस विश्लेषण प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए रकम कितना है 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब कुछ फैक्ट और याद कर लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए, जैसे वर्ष 2021-22 की यदि हम बात करें तो वर्ष 2021-22 में बिहार में द्वितीय क्षेत्र का मूल्यवर्धन में जो हिस्सा था वो था 20.7%। इसी क्षेत्र का बिहार के रोजगार में जो हिस्सा था वो था 25.9%। मूल्यवर्धन में 20.7, रोजगार में 25.9। सितंबर 2022 से सितंबर 2023 की बात करें तो मुद्रास्फीति दर जो थी वो थी 5.5% और ग्रामीण क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये थी 5.5 और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 5.6%। तो ये भी याद रखिएगा कि सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक बिहार में मुद्रास्फीति दर जो थी वो थी 5.5%, ग्रामीण में 5.5 और शहरी में 5.6% थी। बिहार के सबसे समृद्ध जिले, बिहार के जो सबसे समृद्ध ज़िले हैं उनमें यदि हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में यदि हम उनकी बात करें तो सबसे पहले आता है पटना, जहाँ पे है 1,14,541 रुपये। और सबसे लास्ट में यदि हम सबसे गरीब ज़िलों में बात करें प्रति व्यक्ति आय के मामले में तो आता है शिवहर। तो सबसे समृद्ध जिला है प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में पटना, सबसे गरीब जिला है शिवहर। बिहार सरकार के राजस्व लेखों में जो व्यय की संरचना है वो क्या है? व्यय की संरचना है सामान्य सेवाएं, सबसे पहले यही इसी को हमने देखा था। सामान्य सेवाएं 30.5%, सामान्य सेवाओं के बाद सामाजिक सेवाओं में हमने देखा था 48.0%। और तीसरा हमने देखा जो सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है वो है आर्थिक सेवाएं, और आर्थिक सेवाओं में हमने देखा था 21.5%। तो सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाओं में व्यय किया जा रहा है। अब कर राजस्व के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा क्या है? कर राजस्व में विभिन्न स्रोतों का हिस्सा क्या है? विभिन्न स्रोतों का हिस्सा क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कर, यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिशतता कि किसका कितना हिस्सा है। तो सबसे पहले हम बात करें राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर में यदि हम बात करें तो 52.8%। ठीक है। दूसरा बिक्री कर व्यापार कर, बिक्री कर व्यापार कर की बात करें तो 22.4%। तीसरा स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की बात करें तो यह है 14.7%। अगला है वाहन कर की बात करें तो 6.7%। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। कर राजस्व में विभिन्न स्रोतों का जो हिस्सा है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर का 52.8%, बिक्री कर एवं व्यापार कर 22.4%, स्टाम्प एवं निबंधन 14.7% और वाहन कर कितना है 6.7%। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में हम बिहार के बजट को देखेंगे, लेकिन शनिवार, याद रखिएगा शनिवार को इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखेंगे और प्रश्नोत्तरी की एक सीरीज होगी, उसमें आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।